नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बायोपिक से एक पुराना नाता है। उन्होंने की थी मांझी द माउंटेन मैन, फिर रमन राघव 2.0, उसके बाद उन्होंने मंटो का किरदार निभाया जो काफी पसंद किया गया। अब नवाजुद्दीन बनकर आ रहे हैं बाल ठाकरे। फिल्म ठाकरे में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी और जो मीनाताई ठाकरे का किरदार निभा रही है अमृता राव। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू, शुक्रिया। नवाज, आपने कई बहुत जल्दी में मतलब कुछ ही सालों में कई बायोपिक फिल्मों में काम कर लिया है, जैसे कि मैंने नाम अभी लिए। ठाकरे का किरदार कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, और उस किरदार का जो ग्रोथ है, उस किरदार की जो ट्रैजेक्टरी है, उसको पकड़ने के लिए आपने क्या क्या मशक्कत की, इसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू वेरी मच। पहली बार ये क्वेश्चन आपने किया कि कितना डिफ़िकल्ट था, तो सब पूछते हैं लेकिन क्या जर्नी रही है, क्योंकि जर्नी इटसेल्फ वाज सो डिफ़िकल्ट फॉर एन एक्टर एज एन एक्टर। तो क्योंकि वो उनका शुरुआत से जैसे शुरू किया जाता जब कार्टूनिस्ट थे, और कार्टूनिस्ट से कैसे कैसे वो स्ट्रगल करते हुए मतलब बाल केशव ठाकरे से बड़ा साहब ठाकरे बने। ये एक बहुत ही इस जर्नी में बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी भी थी, बहुत ही लेयर्स थी, बहुत ही एज एन एक्टर बहुत डिफ़िकल्ट भी था मेरे लिए, क्योंकि वो आर्क एक बनानी पड़ेगी वो। तो बट थैंक गॉड बिकॉज ऑफ योर डायरेक्टर, हमारे जो डायरेक्टर हैं अभिजीत पंत से, और उनकी वजह से पॉसिबल हो पाया। और जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी कैरेक्टराइजेशन करने में, जो इन्फॉर्मेशन रियल इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली, वो राव साहब ने मुझे दी कि उन बाला साहब को पर्सनली वो बहुत अच्छे से जानते थे, अपनी लाइफ के बहुत सारे साल उनके साथ उन्होंने गुजारे, बहुत छोटे छोटे नुआंसेस वो बताते थे, तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ। अमृता, आप इस फिल्म में मीनाताई ठाकरे का किरदार निभा रही हैं। पूरा फोकस तो वैसे ठाकरे पर है, लेकिन मीनाताई ठाकरे हमेशा पृष्ठभूमि में रही है, उनकी उतनी चर्चा नहीं हुई है जितनी बाल ठाकरे की हुई है। वो लाइमलाइट में कभी नहीं रही। ऐसा किरदार निभाना, उसके लिए क्या तैयारी आपने की थी? एक्चुअली मेरे लिए मीनाताई जी का कोई भी ऑडियो वीडियो रेफरेंस नहीं था। एक तरह से मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा ही है। मैं एक अपने जो लिमिटेड फोटोग्राफ्स थे उनको स्टडी करके उनका एक होठ रखने का तरीका, उनका जो एक टिपिकल एक्सप्रेशन जो सारे फोटोग्राफ्स में कॉमन था, उसे मैंने पकड़ा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ये पता था कि पहली बार मैं वो गर्ली रोल नहीं कर रही हूँ, मैं एक बहुत ही मैच्योर औरत का रोल कर रही हूँ। मतलब पहले ही फ्रेम में उसके 3 बच्चे हैं, एंड बहुत वो एक मैच्योरिटी जो उस ज़माने की औरतों में होती थी, जैसे हम हमारी दादियों को देखते हैं। मतलब 1920 में उनकी शादी होती थी, बच्चे भी होते थे, और वो खुद इतने रिस्पॉन्सिबल लगते थे कि ऐसे लगता था कि शायद उन्हें कोई ऐसे डाउट्स ही नहीं आते होंगे, घर कैसे संभालने हैं, बच्चे कैसे संभालने हैं। हम हमारे जनरेशन की मतलब मम्मी के बिना काम आगे नहीं बढ़ता, तो हमें मतलब आई न्यू कि वो एक मैच्योर जोन है। और जब आप स्क्रीन पे भी देखेंगे तो वो लड़की नहीं, एक औरत को देखेंगे। वो मैच्योरिटी थोड़ी बहुत मैंने लाने की कोशिश की है। नवाज, आपने पिछले 2 दशक में, अगर 90s में आपने जब शुरुआत की थी छोटे से रोल से, तो अब तक 20 सालों में बहुत सारे किरदार निभाए, भले छोटे हों भले बड़े किरदार हों, और ये चौथी बायोपिक है आपकी किसी रियल शख्स पर। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आप फिक्शनल किरदार करते हैं और जो रियल किरदार करते हैं, रियल पर्सन पे बेस किरदार करते हैं, उसमें कैसे फ़र्क करते हैं, उसकी तैयारी में किस तरह का फ़र्क होता है, किस मानसिकता से आप गुजरते हैं जब आपको किसी एक रियल शख्स पर फिल्म करनी होती है? ये डिपेंड करता है एक्चुअली, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का उस किरदार, जैसे बाड़ा साहब का है, वो ज़्यादा बहुत पुरानी बात नहीं है उनकी, 2012 में उनकी डेथ हुई थी, तो हर आदमी ने उनको देखा हुआ है, और उनकी स्पीचेस हैं, उनके इंटरव्यूज़ हैं, एक रेफरेंस पॉइंट आपको वहाँ पे हेल्प के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मंटो है, मंटो का कोई रेफरेंस या कोई वीडियोस नहीं था, तो उसको उस तरीके से तैयार किया जाता है। तो ऑथेंटिसिटी, लाइक फॉर एग्जांपल जो जिसके वीडियोस होते हैं, जिनके बारे में लोगों को मालूम होता है, तो कोशिश की जाती है कि उनके मैनरिज्म, उनके हाव भाव उनके वहाँ तक पहुँचा जाए, बट एट द सेम टाइम उसको अडॉप्ट किया जाए, ना कि उसकी मिमिक्री हो या कैरिकेचर करें, क्योंकि बहुत ईजीली बहुत आसान रास्ता होता है मिमिक्री पकड़ना, मिमिक्री करना। तो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को ध्यान रखना पड़ता है कि ये मिमिक्री ना हो, लेकिन नियर अबाउट भी उसके जाएं, है ना। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के इंसान के आप बायोपिक कर रहे हैं। नवाज, ये सवाल सबके मन में ज़रूर आ रहा है कि जिस तरह की बाल ठाकरे की सोच थी,
उन्हें एंटी मुस्लिम भी माना जाता था, एंटी नॉर्थ इंडियन उत्तर भारतीयों के खिलाफ भी रहे। एक समय में 60-70 के दशक में उन्होंने ये आंदोलन भी चलाया कि दक्षिण भारतीय मुंबई में ना रहें। इस तरह की सारी बातें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसके बाद जो दंगे हुए, उनमें उनका हाथ माना जाता है। इस तरह की एक छवि लेकर बाल ठाकरे हमेशा से दिखाई दिए। तो ऐसे में उनकी सोच को लेकर उन्होंने जिस तरह से चीज़ें की और जिस तरह से छवि उनकी बनी, उसको लेकर आपके मन में कोई दिक्कत नहीं थी जब आप ये किरदार कर रहे थे? एक तो मैं ये बता दूं, ऑफकोर्स जो आप बात बोल रहे हैं, कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी रही हैं बाला साहब, बट जब फिल्म बनती है ना तो वो फिल्म की तरह होती है ना, और फिल्म को फिल्म की तरह ही लेनी चाहिए। हज़ारों बायोपिक्स बनती हैं, कंट्रोवर्शियल फिगर्स के ऊपर बनती हैं, वेस्ट में बनती हैं, हर जगह बनती है। तो और मैं एक्टर हूँ, और मुझे जब मैं ये किरदार करूँगा तो मैं बिल्कुल ऑफकोर्स पूरी फोकस करके करूँगा, कंसंट्रेट की जस्टिस करने की कोशिश करूँगा कि उस किरदार, क्योंकि ये फिल्म है और फिल्म को फिल्म के तरीके से लेना चाहिए। मैंने मतलब आप ऐसा तो नहीं कि भाई वो इतने कंट्रोवर्शियल थे तो मैं उनका ये किरदार करके गुनाह कर रहा हूँ। एज एन एक्टर मेरी भी फ्रीडम है, और दुनिया में जितने भी एक्टर्स हैं वो हर किस्म का, हर किसी का किरदार करते हैं, तो और वो करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक आर्ट है, क्रिएटिविटी है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके साथ जुड़ी है कि 4 महीने पहले जो आपकी फिल्म आई थी मंटो, मैंने देखी थी, बहुत मुझे पसंद आई। जिस तरह से आपने वो किरदार को पकड़ा और जिस तरह से आपने निभाया, जिस तरह की उर्दू आपने बोली है उसमें, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन एक थोड़ा सा एक आयरनी दिखता है कि मंटो जितने लिबरल थे, जितने उदार थे अपनी सोच में, और बाल ठाकरे की छवि उनसे बिल्कुल विपरीत है। ऐसे दो शख्स पर दो जो कैरेक्टर आप जो हैं वो निभा रहे हैं बहुत ही कम टाइम स्पैन के बीच। तो ये एक आयरनी मैंने ढूंढ के निकाली है कि आप ही वो शख्स हैं जो एक उदार किस्म के व्यक्ति का किरदार भी करते हैं और जो तंग सोच की छवि रखने वाले बाल ठाकरे का भी किरदार करते हैं। मैं इस चीज़ में तो नहीं जाना चाहता हूँ कि तंग सोच के कहना थोड़ा सा ज्यादती होगी उनके साथ, क्योंकि अगर आप उनकी हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं अपने लोगों के लिए, अपने स्टेट के लिए। हाँ, और रही बात मैं एज एन एक्टर, तो एज एन एक्टर मैं अगर आज सूफी संत का रोल कर रहा हूँ तो कल को शायद डकैत का भी रोल करूँगा। मैं कोई इमेज में अपने आप को बांधना नहीं चाहता हूँ, और मेरे सामने मुझे खुशी इस चीज़ की होती है इस फील्ड में कि मैं अपनी लाइफ में जब तक हूँ तब तक एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा। और इससे अगर मैं एक तरह के जैसे हीरो करते हैं, रिपीट अपने आप को बार बार हर फिल्म में ऐसे करके आ जाते हैं, वो अगर करने लगा तो शायद मैं खुद अपने आप से बोर हो जाऊँगा और कहीं दूसरा काम करने लगूँगा। एक इससे जुड़ा एक और सवाल कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं महाराष्ट्र में, और ऐसा माना जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म भी है। इलेक्शन तो हर साल होते हैं यहाँ पे। अब अगर हम फिल्म बनाए तब भी पता चला, या तो उससे पहले इलेक्शन हुआ है, उसके बाद इलेक्शन हो रहा है। तो इलेक्शन का तो यहाँ पे जो है ना, हर साल में कोई ना कोई इलेक्शन होता ही रहता है। तो अगर कोई फिल्म बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप उसको बोलेंगे प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन तो हर तीसरे चौथे महीने आता रहता है। अभी क्या करें? आप कभी भी किसी भी शख्स का किरदार निभाएंगे तो उस शख्स की आइडियोलॉजी से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा आपने ठान रखा बतौर आर्टिस्ट? ऑफ कोर्स बतौर आर्टिस्ट अगर एक ही आइडियोलॉजी पे आप चलेंगे तो आप दूसरा जो आइडियोलॉजी है वो उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे ना। हम लोगों को तो ऐसे कि भाई एक चोले में आ गए, अभी 2 महीने तक रहना है। जैसे हमारे यहाँ गाँव में हमारे यहाँ वो आते थे, एक आदमी था जो हर हफ्ते एक भेष धर के एक भेष बदल लेता था और पूरे गांव में घूमता था। वो कभी पुलिस वाले का बदल लिया, कभी चुड़ैल का बदल लिया, कभी कुछ बदल लिया। हाँ क्या बात है। तो ये होता था जैसे एक हाँ ऐसा होता है। एक बंदा है हमारे यहाँ पे, हर बार होता है हमारे यहाँ पे। जैसे एक जो हमारे यहाँ की एक स्टोरी बड़ी फेमस है, विजय दांदे था, हमारे बहुत बड़े राइटर थे हमारी तरफ के, राजस्थान के थे वो, लेकिन हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में लिखा उन्होंने। तो एक वो था कि एक बंदा था वहाँ पे गाँव में, तो वो भेष बदलने को इतना अपना समझता था, इतना डेडिकेशन के साथ भेष बदलता था, और उसी में 8 दिन रहता था वो, है ना। जैसे किसी लड़की का भेष बदल तो बिल्कुल लड़की की तरह रहता था, हैं। और तो हम वहाँ का जो राजा था उसने बोला कि भाई तू बड़ा अपने आप को बोलता है कि भेष बदलता है, तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड होता हूँ, मैं वैसा ही हो जाता हूँ। चुड़ैल का भेष भर। तो उसने बोला मैं भर तो लूँगा, लेकिन मेरे सामने जो आएगा फिर उसकी खैर नहीं। बोले देखा जाएगा, देखते हैं, तो भर। तो उसने भरा, बड़े बड़े दांत लगाए उसने, और वो जब निकला वहाँ से, निकल के राजा के महल की तरफ जा रहा था, राजा का साला उसके सामने आ गया।
तो उसने उसी को पकड़ के ऐसे उसका ये चीर के और उसका खून पी लिया। अब रानी तो पागल हो गई, मेरे भाई को मार दिया उसने। राजा साहब से बोला कि मेरे भाई को मारा, इससे बदला लो। तो बदला कैसे ले? बोले तो हमने तो बोला ही था उसको, हमने ही तो बोला था, हम कैसे बदला लेंगे अब इससे? उसने तो वही किया जो हम ही नहीं भरवाए थे ना चुड़ैल का भेष। तो बोले बदला लो। तो किसी ने उसको उसके राजा के कान में बोला कि इससे सती का भेष भरवाओ, सती का। तो उसको बोला अगर तू एक और भेष धर हमारे लिए। बोले क्या? सती का। तो वो समझ गया। तो चीता लगाई गई बाकायदा, है ना, एक चौराहे पे, एक प्लेटफॉर्म पे चीता लगाई गई और वो चीता पे चढ़ता जा रहा था क्योंकि उसको अपना वो दिखाना था कि मैं वाकई हूँ। मैं जब भेष भर देता हूँ वो उसकी सत्यता की हद तक पहुँच जाता हूँ, मैं सच की हद तक पहुँच जाता हूँ। लेकिन वो जैसे चीता में जाने वाला था उसने राजा को कहा कि मेरे बेटे हैं दो, उनको ये ज़रूर बोल देना कि हमेशा जो भी प्रोफेशन है उसकी इज्जत ज़रूर करना। और वो चिता में चला गया और धू धू करके चिता जलती रही। तो राजा के अभिमान और उस भेषधारी के जो स्वाभिमान में कहीं कोई जमीन आसमान का फर्क है। एक स्टोरी इसलिए तो आप उस भेष बदलने वाले व्यक्ति की तरह हैं कि आप हर बार भेष बदलेंगे और लोगों का मनोरंजन करने पर्दे पर आएंगे। यही हमारा धर्म है, यही हमारा सब कुछ, यही है कहानी का सार ये है। हम लोग पहले, हम लोगों को भांड बोला जाता था पहले, है ना, भांड थे हम लोग। जब थिएटर भी नहीं आया, जब सिनेमा भी नहीं आया था, है ना, जब छोटी छोटी कंपनीज होती थी थिएटर की, उनको भांड बोलते थे, है ना, हल्के में लेते थे। हल्के में लेते थे। उनको क्या करते थे, शहर में घुसने नहीं देते थे। शहर के बाहर रहते थे वो, शहर में नाटक किया या परफॉर्म किया, वापस अपने टेंट में चले जाते थे, यू नो। तो उनको शहर में इसलिए नहीं रहने दिया जाता था क्योंकि आज़ाद ख्याल के लोग हैं, इनकी कोई फिलॉसफी नहीं होती, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, इनका कोई धर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इस तरह के लोग थे, तो वो बाहर ही रहते थे। अब जैसे जैसे सिनेमा शुरू हुआ, जैसे सिनेमा में पहले फीमेल को तो नहीं लिया जाता, लड़का ही फीमेल का कैरेक्टर करता था क्योंकि इसको खराब समझा जाता था। अब इसको अच्छा समझा जाने लगा। सोसाइटी का हर तबका अब इसमें आ गया है। तो अभी क्या होता है कि हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम सोसाइटी में भी रहना चाहते हैं और आज़ाद ख्याल भी रहना चाहते हैं। तो हमें खुद को डिसाइड करना है कि बड़ा जो भी है, बहुत लंबी चौड़ी हो गई स्टोरी, बोर तो नहीं हुई। अभी मैं जानना चाहूंगा कि नवाज के साथ काम करना अपने आप में बहुत बड़ा मौका होता है क्योंकि वर्सेटाइल एक्टर माने जाते हैं। जब आप पहले दिन शूट कर रही थी नवाज के साथ, तो वो मोमेंट मैं जानना चाहूंगा कि पहला शॉट क्या था और कैसे आपने उसे निभाया, क्या बातचीत हुई आप दोनों की? पहला शॉट वो था कि मीनाताई, तभी ये बाल ठाकरे नहीं बने थे, वो कार्टूनिस्ट थे, है ना, वो वाला सीन था। और बहुत घरेलू सीन था जहाँ पे मैं इनके लिए डब्बा पैक कर रही हूँ और ये अचानक से आके एक ऐसी खबर देते हैं कि मतलब मैं चौंक जाती हूँ कि ये क्या था, घर में सब चौंक जाते हैं। तो वो वाला सीन कर रहे थे। और मराठी में भी डायलॉग्स थे, हिंदी में भी डायलॉग्स थे। वो मेरे लिए भी पहला था बाइलिंगुअल एक साथ शूट करना। और बहुत प्यार से मिले और मतलब आई थिंक ये बहुत सिक्योर एक्टर है और बहुत तैयारी के साथ सेट पे आते हैं। तो ज़्यादा तैयारी करते हैं। जी, बहुत खूब तैयारी के साथ आते हैं, तो सेट पे कोई टाइम पास नहीं होता। आप ये पहली दफ़ा बाइलिंगुअल फिल्म कर रहे हैं जो हिंदी के साथ साथ मराठी में भी बनी है और आपको मराठी डायलॉग्स भी बोलने पड़े हैं, जो आपकी प्रथम भाषा नहीं है। मराठी, हिंदी आपकी प्रथम भाषा है, उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं। तो कितना मुश्किल था आपके लिए मराठी बोलना और जो बाल ठाकरे का जो टिपिकल मराठी जेस्चर है उसे पकड़ना, या सबसे ज़्यादा मुश्किल आपके लिए इस फिल्म के दौरान क्या रहा? देखिए, वो मुश्किल तो ऑफकोर्स होता ही है, मराठी लैंग्वेज, क्योंकि मेरी लैंग्वेज नहीं थी उसमें बहुत डिफिकल्टीज तो रही, लेकिन सारी चीज़ें फिर होती चली जाती हैं। उसके पीछे काफ़ी टीम होती है, आपकी मेहनत होती है, तो करते हैं। और रही बात सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होता है वो लाइक कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। मेहनत तो सब करते हैं लेकिन ये डिसाइड करना होता है कि क्या नहीं करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जैसे अमृता जी ने भी बताया कि हम लोगों को वो कैरिकेचर नहीं करना था कैरेक्टर्स के, या उनकी मिमिक्री नहीं करनी थी। उसके बावजूद भी कि आप बस मीनाताई ठाकरे लगें या बाल ठाकरे लगें, उसके लिए ज़रूरी था कि आप एक इम्प्रेशन देते हैं उसका, यू नो, कि आप आवाज़ आपकी है लेकिन जो रिदम है, जो बोलने का तरीका है वो उनका है। मैनरिज्म में भी वैसे होता है। और अडेप्ट एक्चुअली क्या होता है कि अडेप्ट करना होता है कैरेक्टर को, मिमिक्री नहीं। तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्या नहीं करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है।
फवाज और अमृता, एबीपी न्यूज़ से खास बात करने के लिए और इतनी खुलकर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।